ओके बेटा, हमारे पास वेरिएशन आती है एरे के साइज़ के अंदर। वो तीन तरीके से आती है। एरे का साइज़ वेरिएट करता है, वो तीन तरीके से करता है। जब हमने एरे को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जी हम ऐसे ही लिख देते हैं एरे 5, ठीक है। तो इसका लोअर बाउंड जो होता है वो 0 होता है। अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ तो इस एरे के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि 6 इंडेक्सेस क्रिएट होंगे। तो हमारे पास 1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये 6 इंडेक्सेस क्रिएट होने हैं इसके अंदर। ये फॉर एग्जांपल ही लिखा गया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली कल हमने ये पढ़ा कि अपर और लोअर बाउंड हम तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हम चाहें 0 से हम नहीं स्टार्ट करना चाहते, हम 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं 5 से कर लें, आप 10 से करना चाहते हैं 10 से कर लें, आप 12 से करना चाहते हैं। ये एग्जांपल लिखी हुई है क्योंकि 12 से हम 5 नंबर लेना चाह रहे हैं, 12 to 16। तो ये 12 13 14 15 16 इतने इंडेक्सेस क्रिएट होंगी, ठीक है। इसके बारे में हमने कल प्रैक्टिस भी की थी। आज हम पढ़ते हैं ऑप्शन बेस 1। व्हाट इज मीन बाय ऑप्शन बेस 1? जिस तरह से डिफ़ॉल्ट लोअर बाउंड जो है वो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे ये 12 आपने चेंज कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं रहा। आप चाहते हैं कि आप इसका लोअर बाउंड ना दें लेकिन डिफ़ॉल्ट बाउंड जो है वो 0 के बजाय 1 हो जाए, तो आप लिखते हैं ऑप्शन बेस 1। लेकिन ये लिखना कहाँ पे होता है? इसको लिखना होता है जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर। जाते हैं जी, यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है। इसको एक बटन लगाया, ऑप्शन बेस 1 यहाँ पे लिखना है। ऑप्शन बेस 1 से मुराद ये है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी एरेज डिक्लेयर करेंगे उन सभी का डिफ़ॉल्ट लोअर बाउंड है वो 1 होगा, 0 नहीं होगा। हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे कुछ इस तरह का लिख लेते हैं, फिर तो वो आपने दे दिया, यानी कि डिफ़ॉल्ट तो वो 0 होता था, लेकिन अगर आपने ऑप्शन बेस 1 इस्तेमाल कर लिया तो अब वो डिफ़ॉल्ट 0 नहीं रहा, वो डिफ़ॉल्ट 1 हो गया है। दिस इज़ ऑप्शन बेस 1। तो ये तीन तरह की वेरिएशंस आ सकती हैं एक एरे के अंदर कि डिफ़ॉल्ट उसका वैसे 0 है, अगर आप ऑप्शन बेस 1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 0 के बजाय अब 1 से स्टार्ट होगी। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, ये 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप ऑप्शन बेस 1 इस्तेमाल करें तो वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और देना चाहते हैं तो फिर वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं, उनको करके देखते हैं ऑप्शन बेस 1 के साथ। कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 इंटीजर वैल्यूज़ इन एन एरे विद फॉर लूप एंड देन डिस्प्ले ऑल वैल्यूज़ ऑन एक्सेल शीट। ये प्रोग्राम करते हैं और मेरे ख्याल में अब बाकी के प्रोग्राम शायद हमने कर लिए हैं। यहाँ पे आते हैं बेटा जी। जी बेटा, सर हम सिर्फ 1 को ही डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं? हाँ जी, 1 को बना सकते हैं। ऑप्शन बेस 1 एक कमांड है, दिस इज नॉट अ नंबर कि आप इसको 2 लिख दें और 5 लिख दें ऐसे। सर हम सिर्फ 1 को ही डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं और किसी को नहीं? तो हम एक एरे बनाते हैं, डिम नंबर्स की एक एरे बनाई, उसका मैंने 5 नंबर दिए, तो इसके अंदर अब 5 ही वैल्यूज़ आएंगी। पहले होती थी 6 आ जाती थी, अब 5 ही आएंगी क्योंकि 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स होंगे। और एन आपको चाहिए एज इंटीजर, जिसको आप लूप चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, n इज़ इक्वल टू 1 to 5 लिखेंगे, पहले 10 to 5 लिखते होते थे, सॉरी 0 to 5 लिखते होते थे, 1 to 5। और यहाँ पे आप लिख देंगे नेक्स्ट 10। इसके अंदर आप जो इनपुट की कोडिंग होती है 5 वो लिख देंगे, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर नंबर्स इन द एरे। एरे के अंदर नंबर एंटर करेंगे हम। तो ये सिंपल लूप है, ये हर प्रोग्राम में ऐसे ही लगती है। मतलब ये कि आपने जिस तरह ये लिखा हुआ है 1 to 5, इसी तरह से आपने 1 to 5 लगाना है और इनपुट कर देनी है। एरे के तमाम एलिमेंट्स के अंदर इनपुट आ चुकी होगी। अब हमने क्या करना है, उनको डिस्प्ले करना है मैसेज बॉक्स के ऊपर, सॉरी एक्सेल शीट के ऊपर। नो मैटर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सॉरी 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे n लिखेंगे हम, यहाँ पे भी n लिखेंगे। हम कहते हैं सेल्स nth रो होगी, फर्स्ट कॉलम होगा, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर होगा। ये डिस्प्ले भी हो जाएगा। हमने सिर्फ ऑप्शन बेस 1 को इस्तेमाल करना सीखा। तो ये 5 एलिमेंट्स में एंटर करता हूँ तो वो 5 के 5 यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो गए। तो ऑप्शन बेस 1 से मुराद है कि आप उसकी 0 बेस की बजाय, 0 लोअर बाउंड की बजाय 1 कर देते हैं उसको, ठीक है।
ये प्रोग्राम हमने कल किया था, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट वैल्यूज़ इन टू एरे ऑफ द सेम लेंथ। ये कल वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इन दो प्रोग्राम्स को देख लेते हैं हम। डेवलप अ प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम बनाया दैट एंटर 5 नंबर्स इन एन एरे। एक एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले करने हैं, एंटर करने हैं। जिस तरह से ये हमारे पास एलिमेंट्स डिस्प्ले हैं आपके सामने, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 5, ठीक है। अब इन 5 एलिमेंट्स के अंदर करना क्या है हमने, ये फर्स्ट कॉलम के अंदर आगे डिस्प्ले इंडेक्सेस इन सेकंड कॉलम। इनके इंडेक्सेस जो हैं, अब देखें ये जो एरे है बनाई है मैंने, ये 1 to 5 है, तो इनके इंडेक्सेस इस तरह से आने चाहिए 1 2 3 4 5, सॉरी 5 यहाँ पे, और यहाँ पे कहता है कि इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कोडिंग हम लिखते हैं। अभी हम लिख के देखते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा डेवलप होता है कि नहीं होता। लेकिन 5 नंबर तो हमने लिए हुए हैं, ठीक है, और ये डिस्प्ले भी हो रहे हैं। अब हमने इसको चेंज करना है, हमने इन नंबर्स को का इंडेक्स शो करना है सेकंड कॉलम के अंदर। n2 कर देता हूँ, तो सेकंड कॉलम के अंदर इनका इंडेक्स जो कि n के अंदर है वो शो होना शुरू हो जाएगा। एंड थर्ड कॉलम के अंदर सेल्स n, थर्ड कॉलम के अंदर थर्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई करना है नंबर के साथ, फिर उसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। इसको डिस्प्ले कर देते हैं। एंटर नंबर्स इन द एरे, हमारे पास नंबर्स आते हैं 8 7 6 5 4। ये नंबर डिस्प्ले हुए, बाई चांस ये वही वाले हैं। हम करते हैं 5 7 8 4 5 4, तो ये हमारे पास नंबर्स हैं और ये उनके इंडेक्सेस हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैं इंडेक्स डिफ़ॉल्ट बेस्ड और ऑप्शन बेस्ड 1 की बजाय मैं अपनी मर्ज़ी से इसको तब्दील भी तो कर सकता हूँ ना। मैं इसको कर देता हूँ 4 2 9। देखिए 4 5 6 7 8 9, ये 6 हो गई हैं वैल्यूज़। 4 to 8 करते हैं हम, 4 5 6 7 8। अब ये 5 वैल्यूज़ हैं आपके पास। आप इसी तरह से इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन बेस 1 को बाईपास करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपर और लोअर इंडेक्सेस दे सकते हैं। अपर लोअर इंडेक्स दे के देखते हैं जी। ये हमारे पास वैल्यूज़ है 12 13 14 15 और 16। तो ये वाली उसने ये पहले वाली वैल्यूज़ पढ़ी, उसने एक्चुअली ये आउटपुट डिस्प्ले की है। अगर आप चाहते हैं कि ये आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो तो सिंपल एक काम करना है, आपने n में से माइनस, क्योंकि ये 4 है, 3 कर दें। -3 कर देंगे तो वो 4 -3 1 पे चला जाएगा, -3। इसकी लॉजिक मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर कि ये माइनस क्यों करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रेज़ करता हूँ और दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 12 22 23 24 25 26, तो ये हमारे पास नंबर शो हो गए और ये उनके इंडेक्सेस शो हो गए। ये इसका लोअर इंडेक्स था, ये अपर इंडेक्स था, और ये इनका मल्टीपल भी आ रहा है। 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया, 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 175 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास है वेरिएशन इन एरे, कि आप उसके साइज़ को डिफरेंट तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं। अगले प्रोग्राम के ऊपर मूव करते हैं कि प्रोग्राम थोड़ा सा मैंने ये पिछली क्लास को करवाया है, तो थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं, या इसको रहने देते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। सो दैट कहता है कि जी एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि 20 वैल्यूज़ एंटर करे, 20 वैल्यूज़ एंटर करनी है यूज़र से, ठीक है। एक एरे बना देंगे, उसकी लेंथ 20 रख देंगे, 20 के अंदर आपके जो है ना यूज़र इनपुट दे देगा, 20 वैल्यूज़ यूज़र इनपुट कर देगा। लेकिन करना ये है कि ये जो एक्सेल शीट है ना, इसके फर्स्ट कॉलम के अंदर सारे इवन आ जाएं, जो भी इवन हो वो इस सारे कॉलम के अंदर शो हो जाएं, और जो ऑड है वो इस कॉलम के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इवन अलहदा कॉलम के अंदर चले जाएं और ऑड अलहदा कॉलम के अंदर चले जाएं। तो इसकी कोडिंग हम देखते हैं। ये सारा मैं रेस कर देता हूँ, यहाँ तक नंबर मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने 20 नंबर लेने, तो मैं लिख देता हूँ 20, तो एज एन इंटीजर कर लेंगे इसको। ये सिंपल एक एरे डिक्लेयर होगी। ऑप्शन बेस 1 से मुराद ये कि 20 से 1 से लेके 20 तक ये चलेगा। टोटल 20 वैल्यूज़ आएंगी, 0 इंक्लूड नहीं होगा। 0 इंक्लूड होता तो 21 हो जाती। एक नंबर आपको चाहिए होगा
लूप चलाने के लिए। फिर एक नंबर आपको चाहिए होगा जो हमारे पास इवन की रोज़ को कंट्रोल करने के लिए, इवन, उसको इवन कह देते हैं। और एक नंबर आपको चाहिए होगा ऑड की रो को कंट्रोल करने के लिए, उसको ऑड कह देते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू कर देते हैं 1। ठीक है, हम 20 नंबर इनपुट लेंगे, एन की वैल्यू हम लूप चलाने के लिए एन को इस्तेमाल करेंगे। इवन और ऑड की स्टार्टिंग वैल्यू हमने रख दी है 1। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये क्यों 1 रखी है, अभी इसकी लॉजिक समझाता हूँ आपको। पहले नंबर पे हमारा काम ये है कि हमने 20 नंबर इनपुट करने हैं। मैं कहता हूँ फॉर n इज़ इक्वल टू 1 to 20। 1 to 20 मैंने कैसे सोचा, मैंने ये देखा कि ये इसका अपर बाउंड 20 है और लोअर बाउंड मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैंने 1 to 20 लिख दिया। अब इसके बाद मैं इसको इनपुट लूँगा, नंबर पे इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स। ये वही सिंपल इनपुट है जो कि हम एरे के तमाम प्रोग्राम्स के अंदर कर चुके हैं। एंटर अ नंबर, एंटर रैंडम नंबर। ठीक है जी, रैंडम नंबर हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने ये करना है कि हमने इसके इवन और ऑड को चेक करना है। अगर वो इवन लगता है तो उसको पहले कॉलम में डाल देंगे, अगर ऑड लगता है तो दूसरे कॉलम में डाल देंगे। तो करना हमने ये है, फॉर n इज इक्वल टू 1 to 20। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ नंबर एट nth लोकेशन mod 2 इज इक्वल टू 0 हो, देन हमने ये करना है कि सेल्स, ये देखिए इवन नंबर था ना, ये इवन मैंने कह दिया इसका रो नंबर है, और कॉलम क्योंकि ये 1 ही होना है, एड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर एट n। ये करने के साथ ही मैंने इवन की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देना है, और अगर ये नहीं है तो फिर हम करते हैं एल्स। हमने क्या करना है, सेल्स ऑड 1, सॉरी सेकंड कॉलम के अंदर, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नंबर एट n, और इसके साथ मैंने ऑड की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देना है। यहाँ पे मैंने लिखना है एंड इफ, और यहाँ पे मैंने लिखना है नेक्स्ट n। लें जी, यहाँ तक तो आपके साथ क्लियर है ना सारा कुछ आपके पास, कि जी हमने एक एरे बनाई है और उसके अंदर हमने 20 वैल्यूज़ ले ली हैं, हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं इवन और ऑड के नाम से, और दोनों की वैल्यूज़ 1 1 रख दी है। लेकिन जी हमने इवन और ऑड की वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल कि 620 तक आप ले सकते हैं। 1 इंडेक्स के ऊपर 12 वैल्यू आ गई है, 2 इंडेक्स के ऊपर 3 वैल्यू है, 3 इंडेक्स के ऊपर 24 है, 35 है, 37 है, 36 है। हमने ये रैंडम कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं। अब हम इनको डिस्प्ले भी करना चाहते हैं। डिस्प्ले ऐसे करना है कि इवन एक कॉलम के अंदर आ जाए और ऑड एक कॉलम के अंदर आ जाए। दूसरे वाली लूप को एग्जीक्यूट करना सीखते हैं। नंबर 1 यानी कि n इज़ इक्वल टू 1 पे आए तो हमें उसने कहा कि नंबर जो एरे है उसकी 1 लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है, कौन सी वैल्यू पड़ी थी, 12। कहता है कि 12 को डिवाइड करके देखें 2 के साथ, अगर 2 का मॉडुलस उसके साथ मॉडुलस 0 आता है, 12 को 2 से मैंने डिवाइड किया, आंसर आ गया 0। इसका मतलब कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होने की सूरत में इवन की वैल्यू क्या थी, 1। इसका मतलब अब क्या बनेगा, 1 रो 1 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर ये 12 डिस्प्ले हो जाएगा, और इवन की वैल्यू में हो जाएगा 1 का इजाफा। अब इवन की वैल्यू हो जाएगी ये ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ पे नई वैल्यू उसकी 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर हम जब एल्स तो नहीं चलेगा, सिर्फ ये इतना ब्लॉक रन होना है। नेक्स्ट n करेंगे, n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो सेकंड लोकेशन के ऊपर देखा जाएगा। सेकंड लोकेशन पे मैंने देखा तो 3 पड़ा हुआ था, 3 का मॉडुलस लिया 2 के साथ, तो वो 0 नहीं आता था। ठीक है, इसका मतलब अब ये इफ़ वाली चीज़ तो रन नहीं होगी, अब एल्स वाली चीज़ रन होगी। देखिए ऑड की मैंने वैल्यू रखी थी 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि 3 जो है ये सेकंड कॉलम के अंदर चला जाएगा। साथ ही मैंने ऑड की वैल्यू में भी 1 का इजाफा कर दिया, अब ऑड की वैल्यू हो चुकी है 2। ठीक है, तो ये इवन और ऑड 2 वेरिएबल इसलिए बनाए हैं कि आप उन कॉलम की अगली अगली रो पे जाते जाएं। ठीक है, तो जैसे ही कोई इवन डिटेक्ट होगा, हम इवन को डिस्प्ले करके तो उसकी वैल्यू को एक बढ़ा देंगे। ठीक है, इस वेरिएबल की, ताकि जब अगली दफ़ा आए तो आप उसी कॉलम में वो एंट्रीज जो है ना वो शो होती जाएंगी एक एक करके।
और अगर ऑड आ रहे हैं तो फिर वो कॉलम 2 के अंदर डिस्प्ले होते जाएं। अब ये 20 वैल्यूज़ हैं, 20 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, प्रोग्राम टाइम वेस्ट होगा। इसको मैं कर देता हूँ 6, 6 वैल्यूज़ काफ़ी हैं। 6 वैल्यूज़ से पता चल जाएगा हमें कि इवन और ऑड सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये रैंडम नंबर यहाँ से वो देते हैं इसको। तो ये मैंने 6 नंबर एंटर किए हैं, ये सारे ऑड यहाँ पे आ गए और ये एक ही इवन था वो यहाँ पे आ गया। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास पहले की आउटपुट थी। इवन सारे इस साइड पे आ गए और ऑड सारे इस साइड पे आ गए। असल में प्रॉब्लम ये थी, नंबर्स को सेपरेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इवन और ऑड को आप कंडीशन लगाएं, आपने ऑलरेडी कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर उसको पढ़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने उनको एक रो, एक कॉलम के अंदर लेके जाना है। तो एक कॉलम में अगली रो पे जाने के लिए हमने एक और वेरिएबल बनाया है, उसको हमने इवन और ऑड का नाम दिया। स्टार्टिंग वैल्यू इसलिए 1 दे दी क्योंकि फर्स्ट रो होती है, 0 नहीं होती रो। जैसे ही कोई इवन डिटेक्ट होगा, इवन उस स्पेसिफिक रो के अंदर डिस्प्ले करके रो की वैल्यू में 1 का इजाफा कर, यानी कि हम अब अगली रो के ऊपर चले जाएंगे। अगला इवन उस जगह पे डिटेक्ट होगा, तो जैसे ही इवन डिटेक्ट हुआ फिर इवन की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा होता जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम ऑप्शन बेस 1 इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हम 6 वैल्यूज़ ले रहे हैं। आपको पेपर में 20 का बोला जाए, सिर्फ आपने जहाँ जहाँ पे ये 6 लिखा हुआ है 3 जगह पे उनको 20 करना है, दैट्स इट होगा। देखा, काफ़ी होगा। ये हमारे पास थी वेरिएशन इन दी एरे। अब हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो सर्चिंग इन दी एरे है कि एरे के अंदर आप कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम को कैसे, स्पेसिफिक नंबर को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एरे है यहाँ पे, लेट्स सपोज यही एरे है। इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमारे पास एरे है। हमें कहा जाता है कि जी एक नंबर है, लेट्स सपोज 37। बताएं कि एरे के किस इंडेक्स के ऊपर ये पड़ा हुआ है, एरे के किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो 37 है, मैंने चेक किया 1 पे भी नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, 4 पे, 5 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो मैं रिटर्न कर दूँगा कि जी आपका ये जो स्पेसिफिक नंबर है ये 37th इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये हम कहते हैं सर्चिंग इन दी एरे। किसी भी एरे के अंदर सर्च करने की बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। हर एक तरीक़ाकार के अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान आता है, अपने फ़ायदों के। हम सिर्फ आसान वाली जो ईजीएस्ट है उसको पढ़ेंगे, लेकिन इसका नुकसान भी ये है कि ये सबसे पहला जो नंबर आपको 37 आता है नज़र, हो सकता है यहाँ पे भी 37 लिखा हो, तो वो कह देगा कि 37 जो है वो 3 पे है। वो ये नहीं देखेगा कि 37 5 पे भी पड़ा हुआ है। तो हम सिर्फ कोई स्पेसिफिक नंबर की अक्रेंस को नहीं हम चेक कर सकते, जो उसकी फ़र्स्ट अक्रेंस है उसका नंबर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट ये नंबर यहाँ पे अक्कर हो रहा है 5 पे, तो ये नंबर के अगेंस्ट हमको 5 उसका इंडेक्स नंबर मिल जाए, हमें पता चल जाएगा कि ये स्पेसिफिक नंबर किस जगह पे पड़ा हुआ है। कोडिंग कैसे करनी है जी? कोडिंग बहुत आसान है। हमने एक एरे ली है, फॉर एग्जांपल यही एरे, इसके अंदर हम लेट्स सपोज 10 एलिमेंट्स ले लेते हैं। n फॉर लूप पर्पज़ के लिए हमें n वेरिएबल लेना पड़ता है, और साथ में हम एक नंबर s ले लेते हैं फॉर सर्चिंग एज एन टीचर। ये हमारे 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। पहला काम बहुत आसान है, वो आपको आता है फॉर n इज़ इक्वल टू 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक नंबर ये लूप चलेगी। हमने इनके अंदर इनपुट लेनी है, वही मेथड है जो हर प्रोग्राम के अंदर लिख रहे हैं हम। नेक्स्ट n, ये हम कर चुके हैं। फिर हम एक नंबर, हम यहाँ पे ना एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं, एंट्री कंप्लीटेड। यहाँ पे ना मैं इसको लगाता हूँ साथ में VB क्रिटिकल। इसका क्या पर्पज़ है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ना, क्योंकि वो एक स्पीड में एंट्री हो रही होती है, इसको B में स्टोर करते होते तो आपको एकदम साउंड एक जनरेट होता है कि आपको पता चल जाए कि अब हमने अगले स्टेप पे आ गए। यहाँ पे हमने S नंबर वो लेना है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। अभी तक हमने ये किया कि नंबर्स इनपुट कर लिए
और एस नंबर है, उसके अंदर हम यूज़र से कहते हैं कि आप वो नंबर बताएं जिसको आप सर्च करना चाहते हैं इन एरे। इनपुट बॉक्स, एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च इन द एरे। एरे में जो नंबर आप सर्च करना चाहते हैं वो एंटर कर दें। अब हमारा सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सर्चिंग के प्रोसेस के लिए भी आपको यही लूप लगानी पड़ेगी। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं सर्च करना कैसे है। मैं कहता हूँ इफ़ नंबर एट n इज इक्वल टू s, यानी कि 0 पे पहले 1 पे चेक करेंगे, 1 इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा है, 1 इंडेक्स पे जो नंबर पड़ा हुआ है क्या वो इसके बराबर है, नहीं है। अगर है तो फिर क्या करें, देन हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में जाके डिस्प्ले कर देंगे द नंबर फाउंड एट इंडेक्स इज इक्वल टू एंड n। फिर हम उसका इंडेक्स जो है ना वो डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। और इंडेक्स डिस्प्ले करवाने के बाद एक और काम करना है, उसको मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स। अगर नहीं मिलता, एल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड लिख दें, क्योंकि अगर नंबर नहीं मिलता हमें कुछ और नहीं चाहिए करना, बस हम यही करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये 10 इसको मैं कर लेता हूँ, फिल वक्त हम 4 कर लेते हैं, 4 नंबर लेंगे ताकि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए हमारे। फिर 10 नंबर्स के ऊपर चले जाएंगे। 4 नंबर एंटर करते हैं, 56, 46, 36 एंड 26। अब वो कहता है कि एंट्री कंप्लीट हो गई है आपकी। अब वो नंबर बताएं जो आप सर्च करना चाहते हैं। मैं सर्च करना चाहता हूँ लेट्स सपोज 36। वो कहता है ये 3rd इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास एक एंट्री है 65, 55, 45 एंड 35। एंट्री कंप्लीट हो गई है। मैं नंबर सर्च करना चाहता हूँ 22 नंबर नहीं मिला, उसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। कुछ तो मैं ऐसे मेरे जो ना वो मैसेज जनरेट होना चाहिए था ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैसेज बॉक्स में द नंबर नॉट फाउंड इन दी एरे, ठीक है। अब ये मैसेज बॉक्स जो है ना वो बता देगा कि नंबर नहीं मिला। देखें नंबर हम 12, 13, 14 और 15 एंटर किए और मैं सर्च करना चाहता हूँ 16, तो वो कहता है नंबर नॉट फाउंड। लेकिन एक प्रॉब्लम भी हो गई है। प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं नंबर एंटर करता हूँ 12, 13, 14, 15 और उसके बाद मैं सर्च करता हूँ 14। वो कहते हैं नंबर फाउंड एट इंडेक्स 3, 3rd इंडेक्स के ऊपर वो नंबर मौजूद है, लेकिन साथ ही एक और मैसेज भी दे रहा है नंबर नॉट फाउंड। अब दोनों तो नहीं चीज़ें हो सकती ना। हुआ ये था कि ये लूप के अंदर ये काम चल रहा था, सेकंड वाली लूप के अंदर ये सर्चिंग का। हमने कहा जैसे सर्च हो उसका इंडेक्स बता दिया जाए, लेकिन हमने ये देखा कि नंबर अगर ना मिले तो फिर ये मैसेज तो आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे एल्स लगा देता तो हर दफ़ा कही जाता, हर लूप के इटरेशन में कहता है नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड, नंबर नॉट फाउंड। इसका मतलब लूप में तो नहीं चल सकता, वो तो लूप से बाहर आएगा मैसेज। लेकिन जब ये बाहर में लिखता हूँ तो तब भी एक मसला है कि नंबर मिल भी जाता है, उस सूरत में भी वो कहता है नंबर नॉट फाउंड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक अनकंडीशनल चेक जंप होता है, उसको कहते हैं गो टू। यहाँ पे कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख सकते हैं, उस्मान लिख दिया, गो टू उस्मान। यहाँ पे आपने लिखना है उस्मान दिस। तो ये उस्मान वगैरह लिखा है ऐसा पेपर में तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे लिखते हैं XYZ और यहाँ पे भी लिख देते हैं XYZ। इसका मतलब ये कि जब आपका ये चीज़ अक्कर हो जाए उसके बाद आप क्या करें, गो टू XYZ पे चले जाएं, यानी कि प्रोग्राम एंड कर दें। ये दरमियान में ये जो 3 स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसको छोड़ दें। अब आप नंबर एंटर करते हैं 12, 13, 14, 15। सर्च करना चाहते हैं आप 12, तो कहता है ये फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है। सिमिलरली आप देते हैं 12, 13, 14, 16 और आप सर्च करना चाहते हैं 20, तो 20 के बाद वो कहता है नंबर नॉट फाउंड। अब जब वो कंडीशन ट्रू हुई थी ना, जब वो नंबर आपका फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया था, फर्स्ट इंडेक्स उसने शो किया, उसके बाद क्या किया, गो टू XYZ से मुराद यहाँ पे आ गया। गो टू XYZ पे ज़रूरी नहीं है कि एंड सब करें, हम मैसेज बॉक्स करें थैंक्स फॉर यूजिंग एरे विद फॉर लूप।
ठीक है, देखें जी 12, 13, 14, 15 नंबर एंटर हो गए। सर्च में करना चाहता हूँ 7, कहता है नंबर नॉट फाउंड, थैंक्स फॉर यूजिंग एरे। सिमिलरली मैं कहता हूँ 12, 13, 14, 15 ये एरे एलिमेंट्स हैं और मैं सर्च करना चाहता हूँ 15, वो कहता है नंबर 400x 14 और थैंक्स फॉर यूजिंग। तो ये हमारे पास नॉन कंडीशनल जंप है, अनकंडीशनल जंप इसको कह सकते हैं। अगर कंडीशन मैच कर गई ये वाली, नंबर को डिस्प्ले किया, उसके बाद हम जंप करके डायरेक्टली यहाँ पे हमने ये दरमियान में छोड़ दिया, और अगर आपका नंबर नहीं मिला, ये सारी लूप यहाँ तक एग्जीक्यूट हुई, कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं हुई, क्या डिस्प्ले हुआ ये, फिर ये तो होना ही होना है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको ये बताते हैं कि यहाँ से आप जंप कर दें यहाँ पे, यानी कि हम कहते हैं कि जी आप जैसे ही आपका नंबर मिलता है तो बाकी स्टेप छोड़ के आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएं। लेकिन अगर नंबर नहीं मिलता तो फिर भी आपने ये तो रन करना ही करना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ इस जंप के ऊपर एक कंडीशन है कि आप इसके ऊपर जंप कर जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोग्राम है एरे के अंदर सर्च करने का। कुछ भी याद है आपको, आपके सिर्फ ये नंबर चेंज हो सकते हैं। ये 20 कर लें, ठीक है, 20 नंबर्स के अंदर आप सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे भी 20 कर दें, यहाँ पे भी 20 कर दें, 20 नंबर्स में से आप सर्च करेंगे जी कहाँ पे है। और ये मैंने 4 इसलिए लिखा ताकि आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए, 20 वैल्यूज़ एंटर ना करनी पड़े बार बार। तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि जिसका जो है ना इंडेक्स चेंज कर दें, इसको आप कह दें 10 to 20, ठीक है। तो ये 10 to 20 आपने फिर यहाँ पे भी इसको 10 कर देना है, यहाँ पे भी 10 कर देना है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास है प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किस चीज़ का, एरे के अंदर सर्च करने का। लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास के हवाले से 2 डायमेंशनल एरे, कल की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। इसको कहते हैं डायनामिक एरे। डायनामिक एरे से मुराद क्या होता है, ऐसी एरे जिसकी लेंथ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील हो जाए। हमें नहीं पता, पहले तो हमें ये कहना कि जी हम कहते हैं साइज़ 3 तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दें, इस तरह से लिख दें, इस तरह से। अब मैं कहता हूँ साइज़ हमें पता ही नहीं है कितना होना है, 5 होना है, 10 होना है, 15 होना है, 20 होना है, हमें कोई पता नहीं है। इसको कहते हैं डायनामिक एरे। यूज़र अपनी मर्जी से एरे का साइज सेट करे। इसकी एक आसान सी एग्जांपल कर लेते हैं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब जब हम CGPA कैलकुलेट करते हैं या एवरेज कैलकुलेट करते हैं, CGPA थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एवरेज कहते हैं। तो क्लास के जो है ना, क्लास के अंदर 6 सब्जेक्ट्स ऑफर हो रहे होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स की हम जो टोटल होता है उसको 6 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे प्रोबेशन पे हैं, प्रोबेशन के अंदर वो 2-2 कोर्सेज पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक बच्चा है उसने 5 सब्जेक्ट्स इनरोल किए हैं, वो अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से। एक बच्चा उसने कुछ 4 सब्जेक्ट्स इनरोल किए हैं। तो नंबर ऑफ कोर्सेज इनरोल्ड जो हैं वो डिफरेंट हैं हर स्टूडेंट के लिए। हर स्टूडेंट ने सिमिलर कोर्स गेट नहीं किए, सिमिलर कोर्स इनरोल नहीं किए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो फिर अगर 5 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, ये लूप है, यहाँ मैं कहता हूँ मार्क्स, मैं देखता हूँ कि जो मैंने 6 लिख दिया कि 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर बच्चे ने 6 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो यहाँ पे 6 बार इनपुट क्यों दे। यहाँ पे इस तरह लिखेंगे तो वो 6 नंबर एंटर क्यों करे, वो उसने तो 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो 2 एंटर करे। अब अगर वो 6 के नंबर एंटर करता है, 2 के नंबर अपने ओरिजिनल एंटर करता है और बाकी सारे 0-0 लिखता है, तो वो एवरेज कितनी ख़राब हो जाएगी, एवरेज तो उसकी 10 के ऊपर आ जाएगी फिर, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम यूज़र से पहले पूछें कि उसने कितने कोर्स इनरोल किए और उसके मुताबिक सारी लूप्स चलाएं, उसके मुताबिक सम कैलकुलेट करें, उसके मुताबिक एवरेज कैलकुलेट करें। इस सारे को मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। हमें एक नंबर चाहिए n, एक नंबर चाहिए सम एज एन टीचर, और हमें एवरेज चाहिए एज डबल, ठीक है। मैं यूज़र से कहता हूँ फॉर एग्जांपल E फॉर इनरोल्ड, या इनरोल कह देते हैं इसको, इनरोल कहते हैं हम इसको, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव इनरोल्ड। जितने सब्जेक्ट्स आपने इनरोल किए वो बताएं, हमें नंबर बताएं, 5 किए हैं, 6 किए हैं, 4 किए हैं, कितने किए हैं। मैं कहता हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करना, पहले हम डिम इस्तेमाल करते हैं, रीडिम। अब करना रीडायमेंशनिंग, दोबारा से हम उसको रीडायमेंशन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सब्जेक्ट
इन रोल। अब इसकी लेंथ मैंने बताई नहीं है, 2 हो 4 हो, पहले इस तरह लिखते थे ना हम, 6 लिख देते थे, यहाँ पे 4 लिख देते थे एज एन टीचर। अब मैं ये कहता हूँ हमने 4 नहीं बतानी, पता नहीं है कितने, हम कहते हैं इन रोल लिख दें यहाँ पे। जितने बच्चे ने इनरोल किए हैं उतनी इसकी लेंथ हो, 5 के हैं तो 5 हो, 10 के हैं तो 10 हो। लेकिन ये बात याद रखनी है, इस सूरत में आपको ऑप्शन बेस 1 यहाँ पे लगाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ऑप्शन बेस 1 लगाना यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि फिर वो 0 सब्जेक्ट्स, वो 0 से इसको काउंट करना शुरू कर लेगा ना। तो आप जितने देते हैं उतनी इसकी लेंथ हो जाएगी। अब जितनी भी कंडीशंस लगानी है ना मैंने, फॉर एग्जांपल इनपुट के लिए मैं लगाता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1 टू कितने तक, इन रोल तक, ठीक है, नेक्स्ट n, और यहाँ पे इनपुट लेंगे सब्जेक्ट n, इनपुट बॉक्स एंटर मार्क्स, तो मार्क्स इसके अंदर इस तरह से इस लूप के थ्रू मार्क्स एंटर होते जाएंगे। अब हमने इसका सम कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने के लिए आपको सम की वैल्यू 0 रखनी पड़ती है और यही लूप दोबारा से लगाएं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इज इक्वल टू सम प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स हैं एट n, ये इस तरह से सम कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम कहते हैं मैसेज बॉक्स, सॉरी, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय कितने होने चाहिए, जितने उसने इनरोल किए हैं। 5 सब्जेक्ट किए तो 5 पे डिवाइड कर दें, 2 किए तो 2 पे डिवाइड कर दें। मैसेज बॉक्स में लिखें टोटल मार्क्स एंड सम, यहाँ पे मैसेज बॉक्स में लिख दें एवरेज मार्क्स एंड एवरेज, ये स्मॉलर लिखना है हमने। लें जी, अब हर बच्चे के लिए ये प्रोग्राम जो है ना वो डिफरेंट टाइप पे चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसने 2 सब्जेक्ट इनरोल किए हैं, तो 2 नंबर से आपने इनपुट करने हैं 56 और 67, उसके मार्क्स टोटल बने 123 और एवरेज बनी दिस। एक बच्चा है, उसने 5 सब्जेक्ट इनरोल किए हैं, तो 5 नंबर एंटर करने पड़ेंगे 70, 60, 50, 55, 65, तो टोटल 300 मार्क्स है और एवरेज 60 होगी। तो ये है रीडायमेंशनिंग। रीडायमेंशनिंग से मुराद यूजर से पूछें कितनी दफ़ा आप कितनी लेंथ आप इस एरे की रखना चाहते हैं, जितने वो सब्जेक्ट बोले उतने सब्जेक्ट आप यहाँ पे ले लें। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूँ कि जी आपको इस तरह से ग्रेडिंग कैलकुलेट करें, सॉरी ग्रेड क्या जी, CGPA, GPA कॉम्युलेटिव GPA जो होती है हमारे पास, वो कैलकुलेट करें, तो मेरे ख्याल बहुत आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। वो कंडीशन में थोड़ी सी लेंथी कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, लेकिन बहुत आसानी से जिस स्टूडेंट ने जितने कोर्सेज इनरोल किए हैं उसके मुताबिक उसके नंबर इनपुट करें, नंबर के मुताबिक उसका ग्रेड कैलकुलेट करें, ग्रेड के मुताबिक उसका CGPA पॉइंट लिखें, ठीक है। बस जो GPA पॉइंट होते हैं वो क्वालिटी पॉइंट जिसको कहते हैं, क्वालिटी पॉइंट्स को सभी को सम कर लें और जितने सब्जेक्ट इनरोल किए हैं उसके ऊपर डिवाइड करें, GPA निकल आएगी। और पिछले 3-4 सेमेस्टर जितने हो चुके हैं उनकी GPA लेके उन सभी को ऐड करें और डिवाइड कर दें उसको 4 के साथ, अगर 4 सब्जेक्ट पढ़ चुके तो आपकी CGPA बन जाएगी। तो ये बहुत आसान प्रोग्राम बनता है, आप अपनी मर्ज़ी से कैलकुलेट कर सकते हैं GPA वगैरह। तो रीडायमेंशनिंग से मुराद ये है कि आप किसी भी एरे को रीडायमेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, दैट्स इट। सब्जेक्ट जो है वो उसके एक ही सब्जेक्ट के नंबर पूछेगा, वही उसका सम और वही उसकी एवरेज, ठीक है। तो ये हमारे पास है एरे रीडायमेंशनिंग। 0 पे करके देखते हैं तो एरर जनरेट करता है कि ये आपकी लूप शूप जो है वो बाकी उसके मुताबिक नहीं चल सकती, ठीक है। तो 0 पे वो एरर जनरेट कर देगा। अब यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकते हैं, अगर वो 0 देता है तो आप उसको कहें इनवैलिड एंट्री और जंप कर जाएँ डायरेक्ट यहाँ पे, या जंप बैक भी कर सकते हैं। चलें एक और चीज़ सीख लेते हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ इफ़ इन रोल
इज़ इक्वल टू या लेस देन 1 हो, 1 से कम हो, देन हम क्या करेंगे, गो टू मैसेज बॉक्स देंगे, सब्जेक्ट्स मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट शुड बी 1, प्लीज़ ट्राई अगेन। और यहाँ पे लिखें गो टू, कुछ भी लिख दें ABC और एंड इफ कर दें, और यहाँ पे लिख देंगे गो टू ABC। ठीक है, अब देखें जी, इसको रन करते हैं, अब थोड़ा मोर इंटरेस्टिंग हो गया। अगर मैं कहता हूँ जी 0 सब्जेक्ट इनरोल किया, कहता है मिनिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट शुड बी 1, प्लीज़ ट्राई अगेन। मैं दे देता हूँ -1, फिर वो ये मैसेज देता है। अब मैं दे देता हूँ 2, वो कहता है जी आप मार्क्स बताएं, 56 और 67, 123 एवरेज है और ये सम और एवरेज। तो ये हमारे पास है रीडायमेंशनिंग करने का तरीक़ाकार, और रीडायमेंशनिंग करने के फ़ायदे क्या हैं। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आप लोगों को। आपकी क्यूरीज़ जो हैं उनको एंटरटेन किया जाएगा।